हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक देखने वाले दैट इज टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ओके, देखो एक बात बताता हूं, हम लोग कौन सा यूनिट कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट हैज टू बी परफॉर्म। ओके, ये परफॉर्म करना चाहिए। अब हमने पहले पॉइंट में देखा था कि एग्जैक्टली किसने परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ये हमने पहले देख के रखा था। अब हम लोग इस पर्टिकुलर ये वीडियो में देखने वाले कि भाई टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, किस टाइम पे परफॉर्मेंस करना चाहिए या किस प्लेस पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहां से अब देखने वाले। ओके, तो बेसिकली आई होप आपको सबको इस पर्टिकुलर हेडिंग का तो एटलीस्ट मीनिंग समझ में आ चुका होगा। ओके, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने कब परफॉर्मेंस देना और किस जगह पे परफॉर्मेंस देना, तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले। तो टोटल हमें यहाँ पे सेक्शन 46 टू सेक्शन 50 यहाँ पे हमें देखने रहेंगे। ओके, और आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे के सारे सेक्शंस यहाँ से गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपका टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस क्या रहेगा, वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो देखो एक बात समझ के लेना, पहले हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से एक एक सेक्शन पढ़ेंगे। अब जैसे ये सेक्शन 46 है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी रीडिंग दैट कंप्लीट सेक्शन 46 और उसके बाद हम लोग वहां पे क्या करते हैं, हम लोग सारा उसका डिटेल में समरी नोट्स बना के लेंगे। ओके, तो हम लोग बस ऐसे ही जाएंगे, तो बी फोकस्ड। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द promisee and no time for the performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time। अब इसका मतलब क्या होता, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर को अपना पर्टिकुलर प्रॉमिस परफॉर्म करना था विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। अब ये विदाउट एप्लीकेशन का मतलब क्या होता, जहां प्रोमिसी क्या नहीं करेगा बताना, एप्लीकेशन नहीं करेगा, या हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रॉमिसी यहां पे कोई आपको डिमांड नहीं करेगा। ओके, कोई परफॉर्मेंस करने की डिमांड प्रॉमिसी ने नहीं करनी चाहिए। देखो प्रॉमिस तो हुआ था कि आप कुछ परफॉर्मेंस करोगे, बट वो परफॉर्मेंस करने के लिए प्रॉमिसी ने बोलने की जरूरत नहीं होती। प्रॉमिसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप परफॉर्मेंस कर दो। अगर ऐसा पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड उसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमेशा याद रखना एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो जहां ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां प्रॉमिसर को प्रॉमिस परफॉर्म करना है और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉमिसी, मतलब जहां प्रॉमिसी कोई डिमांड नहीं करेगा परफॉर्मेंस करने की। ओके, या फिर वो आपको पहले बोलेगा कि भाई परफॉर्मेंस कर, फिर आप परफॉर्मेंस करोगे, ऐसा जिस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, तो वहां पे अगर टाइम स्पेसिफाइड ना किया जाए तो हमेशा आपको एक रीजनेबल टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। Explanation 46, the expression reasonable time is to be interpreted having regard to the facts and circumstances of a particular case। मतलब ये चीज केस टू केस डिफर करेगी। ओके, अब किसको रीजनेबल टाइम बोलते हैं किसको नहीं, ये कहीं भी लिखा गया नहीं है। मैं शायद आपको इसके पहले भी बता चुका था, रीजनेबल टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर। ठीक है, तो ऐसा जब भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां पे आपका रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस होना चाहिए। ओके सर, ये सेक्शन 46 यहां पे तो पढ़ लिया, बट थोड़ा सा दिमाग के ऊपर गया, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे बताना, हम लोग यहां से उसके समरी नोट्स बनाने लगेंगे। ओके, ध्यान से करना। हेडिंग डाल देता हूं, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। ओके, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 46। ओके, तो सेक्शन 46 क्या बोलता है, जहां पे टाइम ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब किस टाइम पे परफॉर्मेंस करनी है ये कहीं स्पेसिफाइड नहीं है। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नॉट स्पेसिफाइड, बताया नहीं गया है। ओके, और
एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। मतलब प्रोमिसी ने बोलना कि भाई कब तू परफॉर्मेंस करेगा, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, पहली बात तो आपका टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, किस टाइम पे परफॉर्म करना है, ये दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया ही नहीं है। और एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसी भी आपको नहीं बोलेगा कि भाई तू इस टाइम पे परफॉर्मेंस कर दे। ओके, जहां प्रोमिसी के बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमेशा याद रखना परफॉर्मेंस का टाइम क्या रहेगा, तो ध्यान रखना इट विल बी अ रीजनेबल टाइम। तो परफॉर्मेंस का टाइम क्या रहने वाला है बताना, रीजनेबल टाइम। ठीक है, यहां पे लिख दूंगा रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम एग्जैक्टली क्या होता है ये तो भाई किसी को भी नहीं पता। ओके, इट इज नोवेयर डिफाइंड अंडर द लॉ कि रीजनेबल टाइम क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। तो आप बस इतना याद रखना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर कब परफॉर्मेंस करना ये डिसाइड ही नहीं है, और प्रोमिसी को बोलने की जिस कॉन्ट्रैक्ट में जरूरत नहीं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा याद रखना परफॉर्मेंस ऑफ टाइम कब का रहेगा बताना, एक रीजनेबल टाइम में आपको कभी भी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मान के चलो एक ए नाम का बंदा है, और इस ए नाम के बंदे ने बी नाम के बंदे को कुछ गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। और कौन किसको सेल करेगा, ए सेल करने वाला है इस दूसरे पर्टिकुलर बंदे मिस्टर बी को। ठीक है, अब किस टाइम पे गुड्स सप्लाई करना या गुड्स की डिलीवरी देना, ये टाइम कहीं स्पेसिफाइड था ही नहीं। इन दोनों ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो दोनों ने ये डिसाइड ही नहीं किया कि किस टाइम पे क्या करना है बताना है, किस टाइम पे गुड्स सप्लाई करना है या किस डेट पे सप्लाई करना है, ये भी डिसाइड नहीं था। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहां प्रोमिसी का एप्लीकेशन नहीं लगेगा। इसका मतलब लेट्स से ये बी है, ओके, इसको मैं यहां पे प्रोमिसी मानता हूं, तो बी का कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब बी ने ए को बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई तू इस टाइम पे मुझे ये डिलीवरी लाके दे। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, टाइम स्पेसिफाइड नहीं, और ना ही कहीं बी उसको बोलेगा कि भाई तू इस टाइम को डिलीवरी दे, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ए ने क्या करना चाहिए, ए ने रीजनेबल टाइम में उसे गुड्स सप्लाई करने चाहिए। ओके, ए ने क्या करना है बताना, रीजनेबल टाइम के अंदर उसे सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो रीजनेबल टाइम में आपको कब सप्लाई करना पड़ेगा, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम डिसाइडेड नहीं है। ओके, जब टाइम डिसाइडेड नहीं है, और दूसरी बात प्रोमिसी ने अप्लाई करना परफॉर्मेंस के लिए, ये भी यहां पे जरूरत नहीं होती, या ये यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग बोल सकते हो ऑप्शन ही नहीं होता। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखो रीजनेबल टाइम में आप लोग क्या करोगे, परफॉर्मेंस कर दोगे। ओके, तो दिस इज योर सेक्शन 46। ठीक है, उसके बाद अब बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 47। तो सेक्शन 47 क्या बोल रहा है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। तो ये एक बार पढ़ ले तो और ज्यादा समझेगा। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड, या फिर व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे and the promiser has undertaken to perform it without the application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such a day and the place at which promise ought to be performed। तो अब इसका मतलब क्या होता, ध्यान से सुनना आप लोग। हम लोग देख रहे हैं क्या, सेक्शन 47। ओके, वी आर सीइंग हियर व्हाट, सेक्शन 47। और ये सेक्शन 47 आपको क्या बोलता, दैट सेक्शन सेज दैट आपको टाइम पता है, मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है ये पहले से डिसाइड हो चुका है। उसके अलावा आप लोगों को प्लेस भी पता है, मतलब किस प्लेस पे परफॉर्मेंस करनी है वो भी आपको पता। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी की जरूरत यहां पे नहीं है, एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी की यहां पे जरूरत नहीं है। इसका मतलब प्रोमिसी आपको बोलेगा कि किस टाइम पे लाओ, किस टाइम पे नहीं, इसकी यहां पे अगर जरूरत नहीं है तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी यहां पे नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपने परफॉर्मेंस कब करना, तो याद रखना परफॉर्मेंस आप लोग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में करोगे।
तो परफॉर्मेंस कब करनी है आपको? यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। ओके, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में आप लोग आपकी परफॉर्मेंस कर दोगे। आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल दे दोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब बात समझ के लेना। अब बच्चों मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने एक कोई पर्टिकुलर चीज फ्लिपकार्ट से मंगाई है। ओके, मैंने कोई एक पर्टिकुलर चीज मंगाई है फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने मुझे टेंटेटिव डेट ऑफ डिलीवरी दी है या एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी दी है, लेट्स से 18th ऑफ अगस्त। ओके, 18th ऑफ अगस्त उन्होंने क्या दी है, मुझे डेट बता के रखी है। तो मुझे एक बात बताओ, 18th ऑफ अगस्त को वो डिलीवरी देगा, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिसाइडेड है तो इसका मतलब मुझे टाइम पता है। देखो बेटा, टाइम का मतलब 1 2 3 4 बजे ऐसा नहीं होता। टाइम का मतलब आप लोग क्या पकड़ के चलना, डेट। इस पूरे सेक्शंस में ये जितने भी सेक्शन आएंगे जहां जहां टाइम बोल रहा तो आपने उसे क्या समझना, डेट। ओके, तो कभी बोला टाइम ऑफ परफॉर्मेंस पता है तो इसका मतलब डेट ऑफ परफॉर्मेंस हमको पता है, ऐसा समझना, ठीक है। तो बात समझो, मैंने कोई फ्लिपकार्ट से कोई गुड्स मंगाए जो 18th ऑफ अगस्त तक आने वाले थे, तो इसका मतलब क्या मुझे यहां पे टाइम पता है क्या? तो जवाब है जी हाँ, मुझे टाइम पता है। टाइम का मतलब आपको इन सारे सेक्शंस के लिए डेट ही पकड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको डेट पता है तो इसका मतलब तुम्हें टाइम पता है कि परफॉर्मेंस कब करनी है, ठीक है। तो 18th अगस्त को गुड आएगा, ये हमको पता चल गया। बट सवाल ये कि ये जो पर्टिकुलर आपके गुड्स आएंगे तो ये गुड्स कहां पे आएंगे, तो ये भी पता होता है। फ्लिपकार्ट वालों को हम लोग पहले से एड्रेस देते हैं कि भाई तू जब भी गुड्स लाएगा तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचा देना। तो इन शॉर्ट उन लोगों को आपकी प्लेस भी पता होती है क्या? तो जवाब है प्लेस भी पता होती है। तो अगर तुम्हें समझ रहा होगा, ये फ्लिपकार्ट से जो मैं गुड्स मंगा रहा हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा, इस कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले को टाइम भी पता है कि किस टाइम पे परफॉर्म करना है, माने किस डेट को परफॉर्मेंस करनी है, ये भी पता है, और उसे प्लेस भी पता कि कहां आके परफॉर्मेंस करनी है। ओके, और यहां पे एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी नहीं लगता, मतलब परफॉर्मेंस किस टाइम पे करना, यहां पे एप्लीकेशन ऑफ प्रोमिसी नहीं लगता। मतलब आप यहां सजेशन प्रोमिसी का अगर नहीं लेते तो समझ के रखना, फ्लिपकार्ट आपको डिलीवरी कब दे सकता है बताना, कभी भी दे सकता है ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। ओके, और जनरली यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस कब से कब तक माने जाते बताना। अभी तो लॉकडाउन है तो बात अलग है, बट नॉर्मली 10 AM से आपका यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस चालू हो जाता है। 10 AM से लेके आप लोग पकड़ सकते हो कब तक बताना, आपके शाम के 7 बजे तक भी बोल सकते हो, 7 PM तक, या और भी ज्यादा हो सकता है। तो ये हमारे क्या माने जा सकते हैं, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको टाइम और प्लेस पता है और जहां एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी नहीं लगता, मतलब कब पहुंचाना कब नहीं, इसकी अगर जरूरत प्रोमिसी की नहीं है, मतलब प्रोमिसी से यहां कोई नहीं पूछेगा कि भाई किस टाइम पे पहुंचाना है किस टाइम पे नहीं, तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोमिसी अगर नहीं लगता तो फिर सामने वाले ने कब परफॉर्मेंस करनी चाहिए, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में करनी चाहिए। ओके, तो देखो बच्चों दोनों में फर्क क्या लग रहा, सेक्शन 46 और 47 में फर्क क्या है। तो अगर आप 46 की बात करोगे, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, तो यहां पे आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई अगर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस पता नहीं है, मतलब किस डेट को परफॉर्म करना ये पता नहीं है, और एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी भी नहीं होता, मतलब प्रोमिसी भी नहीं बोलेगा कि इस टाइम को होना चाहिए, तो ऐसे वक्त आपने हमेशा परफॉर्मेंस कब करनी चाहिए, रीजनेबल टाइम में करनी चाहिए। फिर हमने सेक्शन 47 देखा, जब आपको टाइम पता होता है, प्लेस पता होती है और प्रोमिसी का यहां कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा, तो हमेशा परफॉर्मेंस कब होगी बताना, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में होगी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। यहां सिर्फ आपको ये सब चीजें याद में रखनी है कि किस वक्त कब परफॉर्मेंस करनी चाहिए, ठीक है। तो चलो पढ़ते लगा तो वापस से दोनों भी हम लोग सेक्शन 46 और 47 एक बार रीड कर लेंगे। देखो, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, नो टाइम इज स्पेसिफाइड, ये सेक्शन 46 है जो हमने यहां पे देख के रखा था। ओके, वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, मतलब बिना एप्लीकेशन ऑफ प्रोमिसी के
एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड। जब टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको परफॉर्मेंस विद इन रीजनेबल टाइम करनी पड़ेगी। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, विद इन रीजनेबल टाइम आप लोग परफॉर्मेंस करोगे। उसके अलावा टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। मतलब टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस क्या रहेगी, जहां पे आपको टाइम के बारे में पता है, टाइम स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमेशा याद रखना, व्हेन प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, मतलब आपको टाइम पता है। जैसे यहाँ पे बोला फ्लिपकार्ट वाला 18 अगस्त को पहुंचाने वाला था, तो यहाँ टाइम पता था। ओके, एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट। तो फ्लिपकार्ट वाले ने बोला कि भाई हम परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब हम डिलीवरी देंगे विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, मतलब अपने जैसे प्रोमिसी के बिना एप्लीकेशन के वो गुड्स पहुंचा देगा। द प्रोमिसर में परफॉर्म इट एट एनी टाइम, प्रोमिसर कभी भी कर सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो नॉर्मली टाइम होता है बिजनेस का, उस टाइम के अंदर वो क्या कर देगा, परफॉर्मेंस कर देगा। ऑन सच अ डे एंड द प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, उस डेट पे, उस टाइम पे, उस प्लेस पे जहां पे परफॉर्मेंस होना चाहिए था, तो वो वहां पे क्या कर देगा बताना, परफॉर्मेंस कर देगा। ओके, आई होप सबको सेक्शन 46 और 47 समझा होगा। ओके, जैसे इफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज ऑफर्ड से आफ्टर सनसेट, मतलब सूर्यास्त के बाद, सूरज डूबने के बाद सामने वाला डिलीवरी दे रहा है, द प्रोमिसी में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। मैंने मेरा ये एग्जांपल दिया था आपको, वो जो बेंच वाला बंदा है, वो रात के 11 बजे मेरे को कॉल लगाता कि सर बेंच लेके आऊं क्या, मैंने क्या किया, उसको रिफ्यूज कर दिया। ओके, तो आप कर सकते हो क्या, कर सकते हो, फॉर द यूजुअल बिजनेस आवर्स आर ओपन। क्योंकि देखो हमने अभी सीखा कि भाई जहां मेरा प्रोमिसी का जहां एप्लीकेशन नहीं लगता, डेट फिक्स है, जैसे मैंने तब बोला था भाई 3 दिन के बाद बेंचेस बना के दे। ओके, तो वो 3 दिन के बाद बना के तो लाया, बट बेर रात को लाया, रात के 11 बजे वो लेके आ गया डिलीवरी को। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस है? तो जवाब है नहीं। तो क्या मैं उसे रिफ्यूज कर सकता हूं? तो मैं उसे रिफ्यूज कर सकता हूं। देखो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं ये आपको पहले समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपको हेडर समझना बहुत जरूरी है। हम सीख रहे हैं कि किस टाइम पे, किस प्लेस पे आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ये हम लोग सीख रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा बच्चों कि भाई आपका टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस कब रहेगा बताना। अगर समझ के चलो कोई एप्लीकेशन करना नहीं है प्रॉमिसी ने और कहीं टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमेशा याद रखो आप लोग रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्मेंस करोगे। जब टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहां टाइम इज स्पेसिफाइड बट एप्लीकेशन कोई करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा अगर कुछ होगा तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इसका आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, आगे सेक्शन 48, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब यहां पे एप्लीकेशन बोला गया है, मतलब प्रॉमिस ही अपने तरफ से बोलेगा कि परफॉर्मेंस किस डे को होनी चाहिए, किस टाइम को होनी चाहिए, किस प्लेस पे होनी चाहिए। तब क्या होगा, व्हेन प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, मतलब प्रॉमिस कब परफॉर्म करना, ये डेट फिक्स्ड हो, एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। और प्रोमिसर ने बोला भाई मैं परफॉर्म तब तक नहीं करूंगा जब तक प्रोमिसी अप्लाई ना करे, मतलब प्रोमिसी ने बोलना चाहिए कि भाई इस टाइम तक तुम क्या करना, ये पर्टिकुलर डिलीवरी देना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तो फिर अब ड्यूटी किसकी रहेंगी, प्रोमिसी की रहेंगी कि भाई परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करना। ओके, कि भाई आप इस टाइम को आपकी परफॉर्मेंस कर दो, तो इसके लिए अप्लाई किसने करना चाहिए, आपके प्रोमिसी ने अप्लाई करना चाहिए। ओके, व्हाट इज द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इज इन ईच केस, इन पर्टिकुलर केस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये डिपेंड करेगा केस बाय केस, और ये चेंज होगा केस बाय केस। अब ये ऐसे तो समझ में नहीं आएगा सेक्शन 48, तो अब मेरी बात आप लोग वापस से ध्यान से सुनो। अब यहां पे बात क्या चल रही, देखो ये जो दोनों आपने सेक्शन देखे ना, सेक्शन 46 और 47, दोनों सेक्शन में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है बच्चों, सेक्शन 46 में अगर आप देखोगे तो आपको टाइम भी नहीं पता, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको यहां पे टाइम नहीं पता,
और प्रोमिसी को भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि भाई इस टाइम पे डिलीवरी दो, ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है प्रोमिसी को। ये 46 था, तो तब हमने बोला रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फिर हमने जब 47 देखा तो आपको टाइम पता था, प्लेस पता था, बट प्रोमिसी का एप्लीकेशन नहीं लग रहा था। प्रोमिसी ने बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने कब परफॉर्मेंस करनी है, तो वैसे केस में यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में आपने परफॉर्मेंस करनी थी। लेकिन अब क्या आ रहा बताना, सेक्शन 48 आपके सामने आ रहा है। ओके, अब ये सेक्शन 48 क्या बोलता, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसी, एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी फॉर परफॉर्मेंस, मतलब यहां पे आपका जो प्रोमिसी रहेगा इसने अप्लाई करना चाहिए फॉर द परफॉर्मेंस, मतलब इसने बोलना चाहिए एक परफॉर्मेंस किस डेट पे होनी चाहिए। ओके, तो इसने टाइम भी बोलना चाहिए और इसने प्लेस भी बोलनी चाहिए। ठीक है, तो जब कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जहां एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी लगता फॉर द परफॉर्मेंस, टाइम भी एंड प्लेस भी, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आपके प्रोमिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी, प्रोमिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डिसाइड, क्या डिसाइड करने की, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस एट यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस या यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। ओके, एट यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। अब इसको और थोड़ा सा हमको डीप में समझने की जरूरत है बाय वे ऑफ एग्जांपल। ये तो हमने नोट्स के लिए लिख दिया। क्या सेक्शन 48 बोलता है जिस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी लगता, मतलब प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस करना, ये जहां की रिक्वायरमेंट है, या मैं बोलूंगा प्रोमिसी ने बोलना परफॉर्मेंस करने के लिए, ये जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट रह रही, तो वहां पे प्रोमिसी ने डिसाइड करना चाहिए कि टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस क्या रहेगी, एट यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। ओके, अब इसका एक एग्जांपल दूंगा तो आपके दिमाग में सब बातें फिट हो जाएगी। अब देखो बच्चों, एक बंदा है ए नाम का, इस बंदे ने फ्लिपकार्ट से मान के चलो कोई चीज मंगा रहा है। ओके, ये कहीं से मंगा रहा है बताना, चीज फ्लिपकार्ट से कोई चीज मंगा रहा है। तो आप लोगों ने बहुत बार फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ चीजें मंगाते हुए कुछ चीजें आपने गौर करी होगी कि हम लोगों को कभी कभी पूछता है कि हम डिलीवरी किस डेट तक दे और किस टाइम पे आपको हम डिलीवरी दे, ये आपको पूछा जाता है। याद करो, आपने कभी अगर कभी किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मेरी बात सुन लो। जब कभी कभी आप जब ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट पे, तो वो आपको पूछता है कि भाई डिलीवरी का हम लोग टाइम क्या रखे, तो आपको डिसाइड करना होता है। मतलब ये प्रोमिसी ने डिसाइड करना, मतलब ये ए ने डिसाइड करना कि भाई ये डिलीवरी किस पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आनी चाहिए, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है, ए। तो इसको बोला जाता है एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी फॉर परफॉर्मेंस। मतलब प्रोमिसी ने बोलना कि किस टाइम पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ओके, तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट हो किसी कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये प्रोमिसी ने डिसाइड करना कि किस टाइम पे किस प्लेस पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और वो परफॉर्मेंस नॉर्मली यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में होती है। ओके, देखो इसके पहले जो आपके दो सेक्शन थे 46 और 47, दोनों में प्रोमिसी कहीं बोलता नहीं है कि परफॉर्मेंस कब करनी चाहिए। ओके, तो प्रोमिसी तो बोलता नहीं है, सेक्शन 46 में भी नहीं बोलता, 47 में भी नहीं बोलता, बट 46 में टाइम ऑफ परफॉर्मेंस जो होता वो भी फिक्स नहीं होता। तो फिर अपने को बोला गया है कि भाई रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस करो। और सेक्शन 47 में आपका ना तो प्रोमिसी बोलता है कि कब परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ना उसका एप्लीकेशन लगता है, हाँ बट टाइम डिसाइडेड होता है। टाइम का मतलब मैंने आपको बोला डेट पकड़ना पड़ेगा, डेट आपकी प्री डिसाइडेड होती है कि किस डेट तक परफॉर्मेंस होगी। तो जब ऐसी चीजें हो तो भाई यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में जाके परफॉर्मेंस कर देनी चाहिए। ओके, तो ये हमने 47 में देखा। बट व्हाट डज सेक्शन 48 सेज, 48 सेज दैट अगर एप्लीकेशन ऑफ बाय प्रोमिसी लग रहा, मतलब जो आपका प्रोमिसी है उसने अप्लाई करना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो भाई प्रोमिसी ने टाइम और प्लेस डिसाइड करना कि किस डेट पे किस प्लेस पे आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ओके, बस यही सेक्शन 48 ने बोला है।
देखो, when a promise to be performed on a certain day and the promiser had not undertaken to perform it without the application of the promisee, मतलब प्रॉमिस परफॉर्म करना है कोई डेट पे, मतलब डेट फिक्स्ड है, और प्रोमिसर ने बोला, प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट, प्रोमिसर बोलता है कि भाई मैं परफॉर्मेंस तब तक नहीं करूंगा जब तक प्रोमिसी एप्लीकेशन ना दे, not undertaken to perform it without the application by the promisee. It is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within usual hours of business. तो भाई ये किसकी ड्यूटी रहेंगी? प्रोमिसी की ड्यूटी रहेंगी कि भाई पर्टिकुलर टाइम में यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में ये परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर दे। ओके, तो आई होप ये सबके दिमाग में गया होगा। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। सेक्शन 46 में क्या होता है, आपका ना तो परफॉर्मेंस का टाइम डिसाइडेड होता और ना ही प्रोमिसी की रिक्वायरमेंट है, या ना ही प्रोमिसी वहां पे बोलेगा कि इस टाइम तक आप लोग परफॉर्मेंस करो। ओके, तो ऐसा जब होगा तो प्रोमिसर ने रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस कर देना। उसके बाद हमने देखा जहां पे टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस स्पेसिफाइड है, लेकिन प्रॉमिस ही अप्लाई नहीं करेगा परफॉर्मेंस कराने के लिए, मतलब आपके पीछे प्रॉमिस ही नहीं लगेगा कि भाई मेरा परफॉर्मेंस कर दो, तो ऐसे वक्त क्या होने वाला है बच्चों, तो ऐसे वक्त आपको परफॉर्मेंस जो भी रहेगा वो कैसे करना पड़ेगा, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में करना पड़ेगा। आप कभी भी उठे छूटे चले जाओगे तो चलेगा क्या? नहीं, जो नॉर्मल आपके बिजनेस के आवर्स होते हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। उसके बाद जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जहां डेट तो स्पेसिफाइड है, मतलब किस डेट को परफॉर्मेंस करनी है वो पता है, लेकिन एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी लगेगा, मतलब जब प्रोमिसी बोलेगा कि भाई अब सप्लाई करो या अब डिलीवरी करो तो ही डिलीवरी होगी, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे आपके प्रोमिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करने के लिए पीछे लगना चाहिए, किसने बताना? आपके प्रोमिसी ने। ओके, ये बात हमेशा हमेशा याद रखना। उसके बाद प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो फिक्स प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस, मतलब किस जगह पे आपने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। अभी तक तो देख रहे थे किस टाइम पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए, तो वो टाइम से रिलेटेड आपने 2 मुद्दे देखे या 3 पॉइंट्स देख लिए, 3 सेक्शन देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस प्लेस पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ओके, प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो फिक्स प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस, मतलब किस जगह पे परफॉर्मेंस करना चाहिए जहां पे प्रोमिसी तो बोलेगा नहीं, आपको प्रोमिसी अप्लाई नहीं करेगा कि भाई इस प्लेस पे परफॉर्मेंस करो, और ना ही प्लेस आपने फिक्स की है। ऐसी अगर कोई बात होगी तो आप परफॉर्मेंस कहां करोगे? व्हेन प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो फिक्स प्लेस इज फिक्स्ड for the performance, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise, okay, and to perform it at such place. Is that clear? नहीं समझा सर तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम देख रहे हैं सेक्शन 49। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब आपकी प्लेस जो है वो प्लेस आपकी डिसाइडेड नहीं है, और ना ही प्रोमिसी अप्लाई करेगा आपको, काय के लिए बताना, प्रोमिसी अप्लाई भी नहीं करेगा प्लेस डिसाइड करने के लिए, मतलब डिलीवरी वगैरह देने के लिए प्रोमिसी आपके पीछे नहीं लगेगा। हमारी प्लेस भी डिसाइडेड नहीं है कि कहां पे परफॉर्मेंस होनी है, और ना ही प्रोमिसी अप्लाई करेगा कि भाई इस डेट को या इस जगह पे आपने परफॉर्मेंस करना। यहां ऐसे प्लेस पे अगर प्रोमिसी अप्लाई नहीं करने वाला तो सवाल है कि प्रोमिसर ने कहां पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ओके, प्लेस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड नहीं है कि कहां पे आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, और ना ही प्रोमिसी अप्लाई करेगा, ना ही प्रोमिसी अप्लाई कर रहा है, काय के लिए बताना, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस कहां होना चाहिए उसके लिए। तो ऐसे केस में आपके प्रोमिसर की ड्यूटी बनती, ओके, आपके प्रोमिसर की ड्यूटी बनेगी कि वो सीधे कांटेक्ट करे, किसको बताना, आपके प्रोमिसी को, और उससे कंफर्म करा के ले कि भाई कहां पे मुझे परफॉर्मेंस करनी है। ओके, प्रोमिसर्स ड्यूटी टू कंफर्म द प्लेस, टू confirm the place where
द परफॉर्मेंस शुड बी मेड, where the performance should be made. Okay, should be made. तो बच्चों ये हुआ आपका सेक्शन 49। ये बहुत सीधी सी बात है। अगर देखो भाई आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओके, और जहां पे प्लेस डिसाइडेड नहीं है कि कहां परफॉर्मेंस होनी है, ठीक है, और ना ही प्रोमिसी अप्लाई भी करने वाला है ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस जहां पे आपको अप्लाई करना है, ये अगर ये भी चीज प्रोमिसी आपका नहीं बताएगा तो भाई सीधी सी बात है आपके प्रोमिसर की ड्यूटी होगी कि वो कंफर्म करे प्रोमिसी से कि कहां पे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां पे परफॉर्म करूं या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां पे करूं, तो ये आपके प्रोमिसर की ड्यूटी होगी जानना और पूछना, किससे बताना, प्रोमिसी से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर ये एक पर्सन है जिसका नाम है ए और दिस इज द सेकेंड पर्सन हुज नेम इज व्हाट, बी। ओके, अब ए ने क्या किया, ए ने इस पर्टिकुलर बी नाम के बंदे को कुछ गुड्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, कुछ गुड्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। और ये किसने किसको किया, ए ने बी को प्रॉमिस दिया था कि भाई मैं तुझे क्या करूंगा, गुड सप्लाई करूंगा। तो इन शॉर्ट बोलूं तो यहां पे ये ए क्या बन गया, प्रोमिसर, और ये प्रोमिसी। डेफिनेटली बी उसे उसके बदले में पैसे देने वाला है, ठीक है। लेकिन इस पूरे पर्टिकुलर सिनारियो में, इस पूरे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ना तो ए ने ना तो बी ने किसी ने भी ये डिसाइड नहीं किया कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा। ओके, ये डिसाइड ही नहीं हुआ व्हाट विल बी द प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कहां पे गुड्स सप्लाई करने, इसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट प्लेस यहां पे बताई नहीं गई है। और क्योंकि ए ने बोल दिया कि मैं तुझे गुड सप्लाई कर दूंगा, तो ये ऐसी चीज हो गई जहां बी अप्लाई नहीं कर रहा, काय के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए उसके पीछे नहीं लगेगा। अब बी को लगा भाई ए बोल रहा है कि मैं तुझे सप्लाई कर दूंगा, तो बी वॉज थिंकिंग दैट कि ए अपने आप उसे क्या करने वाला है बताना, सप्लाई कर देगा। ये किसे लग रहा है, आपके मिस्टर बी को लग रहा है। ओके, तो यहां एप्लीकेशन वो खुद से नहीं करेगा, खुद उसके पीछे नहीं लगेगा कि भाई तू परफॉर्मेंस कहां करने वाला है, कहां नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ था भी नहीं। अब सवाल ये उठता, ऐसे पर्टिकुलर केस में इस ए की क्या ड्यूटी रहेंगी, या ऐसे डेट में, ऐसे केस में परफॉर्मेंस कहां पे होनी चाहिए, तो इसका जवाब आएगा परफॉर्मेंस कहां होगी, ये आपके इस प्रोमिसर की ड्यूटी बनेगी, जान के लेना। ओके, प्रोमिसर शुड कंफर्म फ्रॉम बी, शुड कंफर्म फ्रॉम whom, फ्रॉम बी, द प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। ओके, द प्लेस फॉर परफॉर्मेंस मतलब किस प्लेस पे परफॉर्मेंस करनी है, ये कौन किससे कंफर्म करा के लेगा बताना, ये पर्टिकुलर आपका ए माने प्रोमिसर बी से परफॉर्मेंस कहां पे करनी है, ये कंफर्म करा के लेगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये चीज ऐसी है जहां पे प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों के बीच में प्लेस डिटरमाइंड नहीं है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस पता नहीं है, और ना ही प्रोमिसी अप्लाई करेगा कि भाई तू इस प्लेस पे आके परफॉर्मेंस कर, ऐसा भी कहीं डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसे केस में प्रोमिसर ने क्या करना चाहिए, प्रोमिसी से कंफर्म करना चाहिए कि मैं किस प्लेस पे जाके आपको परफॉर्मेंस दूं। ओके, देखो ये है सेक्शन 49, क्या बोल रहा है यहां पे, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, मतलब ये ऐसा प्रॉमिस है जहां पे प्रोमिसी अप्लाई नहीं करने वाला। ओके, एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट, और इसके लिए कोई इन्होंने फिक्स भी नहीं करी कि किस प्लेस पे इन्हें परफॉर्मेंस करनी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी। अब यहां पे आपके इस प्रोमिसर की ड्यूटी होगी कि ये अप्लाई करे प्रोमिसी को और कंफर्म करे कि किस प्लेस पे इसे परफॉर्मेंस करनी है, एंड टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस। तो उन्होंने, प्रोमिसर ने क्या करना चाहिए, प्रोमिसी से ये कंफर्म कराना चाहिए कि भाई कौन सी प्लेस पे हमने परफॉर्मेंस करनी है, टू डिसाइड व्हाट इज द रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ये किसकी ड्यूटी रहेगी, यहाँ पे प्रोमिसर की ड्यूटी रहेगी। आप लगा तो यहां शॉर्ट में लिखना हो तो लिख सकते हो प्रोमिसर्स ड्यूटी, ठीक है। तो प्रोमिसर की ड्यूटी होगी ये जानना कि परफॉर्मेंस कहां पे करानी है।
ठीक है, ये हो गया सेक्शन आपका 49 एंड देयर इज लास्ट सेक्शन। अब देखो बच्चों, ये चीजें ऐसी है जहां पे वैसे तो सवाल नहीं आते, बट एक आधी बार यहां से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन निकाला जा सकता है, तो बस वो केस स्टडी के लिए आपको थोड़ा सा यहां मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट सेक्शन है आपका 50, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। The performance of any promise may be made in any such manner or at any time which the promisee prescribes or sanction। हाँ, जब आपका प्रोमिसी खुद बोल दे कि कहां पे परफॉर्मेंस करनी है, किस टाइम पे परफॉर्मेंस करनी है, ये जब आपका प्रोमिसी खुद डिसाइड कर लेगा तो आपने परफॉर्मेंस उसी पर्टिकुलर जगह पे करनी चाहिए। देखो, हम लॉ के तरफ नजर उठा के कब देखेंगे, जब ऐसा कुछ मैटर आया जहां पे डिफिकल्टी आ रही है। बात बहुत सीधी है ना, जहां प्रोमिसी प्रोमिसर दोनों के बीच में डिसाइड हो गया कि परफॉर्मेंस कहां पे करनी है, कहां पे नहीं, किस टाइम पे परफॉर्मेंस करनी है, जब इन दोनों में डिसाइड हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं ना, तब तो आप उसी डेट पे उसी टाइम पे परफॉर्मेंस करोगे। दिक्कत कहां से खड़ी होती है, जब आपके प्रोमिसर प्रोमिसी दोनों के बीच में यह डिसाइड नहीं हुआ कि आपका परफॉर्मेंस कब होना है। ओके, वहां से आपकी दिक्कत खड़ी होने लग जाएगी। तो वहां पे हम लोगों ने क्या बोला, वहां पे हमने सेक्शन 46 से लेके 50 की बात करी। ओके, तो ये फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस करना पड़ेगा। एक बार हम लोग इसको सारा रिकॉल करते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग में बैठेगा। देखो, सबसे पहला सेक्शन 46 है। 46 में क्या है बताना, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस नहीं पता, एप्लीकेशन करेगा क्या प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसी आपको बोलेगा क्या कि परफॉर्म कब करने वाला है, वो भी नहीं बोलने वाला। तो ना तो टाइम फिक्स है, ना ही प्रोमिसी अप्लाई करेगा परफॉर्मेंस के लिए। तो वैसे पर्टिकुलर टाइम में प्रोमिसर ने रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ये पहली बात देखी हमने। फिर सेक्शन 47 में देखा, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जहां टाइम स्पेसिफाइड है, टाइम पता है, लेकिन प्रॉमिसी अप्लाई नहीं करेगा परफॉर्मेंस के लिए। तो जब ऐसा पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा याद रखो, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में यहां पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए। जो आपके बिजनेस आवर्स होंगे तो उन टाइम में आपने क्या करनी है, परफॉर्मेंस करनी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डेट टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, मतलब जहां अप्लाई करना पड़े प्रोमिसी को, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां प्रोमिसी ने खुद से अप्लाई करना है कि भाई इस डेट पे इस टाइम को परफॉर्मेंस कर, तो यहां किसकी ड्यूटी रहेगी बताना, आपके प्रोमिसी की ड्यूटी रहेगी कि प्रोमिसर को वो बोले कि कहां आपको परफॉर्मेंस करनी रहेगी। ओके, उसके बाद प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मतलब किस जगह पे प्रॉमिस परफॉर्म करना, वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड, मतलब प्रॉमिस ही आपको बोलने नहीं वाला है कि कहां पे आपको परफॉर्मेंस करनी है, और ना ही कोई फिक्स किया अपने प्लेस परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ऐसे केस में प्रॉमिसर ने चुपचाप बात करना प्रॉमिसी से कि भाई मैं परफॉर्मेंस कहां पे करूं, उससे कंफर्म करना और डिसाइड करना दैट रीजनेबल प्लेस वेयर टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ओके, तो ये यहां प्रॉमिसर की ड्यूटी रहेगी। ऊपर का क्या था, जहां प्रोमिसी को पूछना पड़े, अप्लाई करना पड़े, तो वहां डेफिनेटली आपके प्रोमिसी ने ही पूछना चाहिए प्रोमिसर को कि परफॉर्मेंस किस टाइम पे किस प्लेस पे करनी है। और जहां पे आपका परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस कहां पे होगा ये फिक्स नहीं है, और ना ही आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम या कोई प्लेस फिक्स्ड है, तो वैसे वक्त आपका प्रोमिसर जो होगा उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो प्रोमिसी से एक रीजनेबल प्लेस डिसाइड करे और उसको फिक्स कर दे। और लास्ट में हमने देखा, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब और सैंक्शन बाय द प्रोमिसी। इसका मतलब क्या होता कि भाई वैसा देखा जाए, सब बाजू में रख दे, तो जो प्रोमिसी बोलता, जो टाइम बोलता, जो जगह फिक्स करता, नॉर्मली तो वही परफॉर्मेंस करना चाहिए। एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अलग है जो आपने ऊपर के देखे। ओके, तो ये 5 सेक्शन आप लोगों ने यहाँ पे कवर करे रिगार्डिंग योर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। हमने पहले देखा कि भाई परफॉर्मेंस कौन कर सकता है कौन नहीं, फिर इसके बाद हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बताना, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस कहां पे होगा कहां पे नहीं, ये सब चीजें हम लोगों ने चेक करी है। ओके, तो आप लोग क्या कर लेना, आई होप सबने ये, मैं जब यहाँ पे लिख रहा था तो सब लोगों ने नोट्स भी बना के रखे होंगे। ओके, थैंक यू।